नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। हर रोज दिन को 1 बजे किसी न किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम जरूर हाजिर होते हैं। आप भी हमारे इस बातचीत में शामिल होइए और विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम को और आगे ले चलते हैं। तो जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम के साथ विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। हर रोज दिन को 1 बजे जरूर जुड़िए। आज का हमारा ये कार्यक्रम एक खास मकसद से है। आज हमारे साथ कोई अतिथि नहीं है। हर रोज हमारे साथ अमूमन कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर रहते हैं किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। लेकिन आज का ये जो विषय जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि आरएसएस पर कब कब लगा प्रतिबंध, इस विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए आपके सामने मुखातिब हुए हैं। असल में 3 दिन पहले इसी मुद्दे पर पटना के एसएसपी के एक बयान पर जब देश भर में बखेड़ा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरह ही पीएफआई एक संगठन जो जिस पर आतंकी गतिविधि चलाने का आरोप लगा, उनके कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वो अभी कार्रवाई चल ही रही है। उस पर पटना के एसएसपी ने एक बयान दिया। पटना के एसएसपी ने कहा कि यह संगठन आरएसएस की तरह ही शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देता है और बाद में ब्रेन वॉश करता है, नौजवानों का ब्रेन वॉश करता है। परत दर परत ये जांच खुलती चली है। 3-4 दिन आज इस मसले के हो गए हैं और फुलवारी शरीफ के थाना अध्यक्ष इकरार अहमद ने ये बताया है कि उन्हीं के मोबाइल पर लगातार ये फोन आ रहे थे, उनको मैसेज आ रहे थे कि तुम कैसे मुसलमान हो, एक बार तो मुसलमानों के लिए कुछ करो। और उनको ये कहा जा रहा था कि आप ऐसे नौजवानों को तैयार करने में और ये प्रशिक्षण चलाने में आप हमारी मदद करें। ये इकरार अहमद जो फुलवारी शरीफ के थाना अध्यक्ष हैं, उनकी बात से ये खुलासा हो गया। लेकिन आज की बातचीत का संदर्भ ये है कि हमारे कई दर्शकों ने पिछले 3 दिन पहले जो हमारी ये थी कि एसएसपी के बयान पर हंगामा क्यों है बर्पा, क्यों मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपने बयान में कहा कि ये आरएसएस की तरह ही ये संगठन है, इस पर ये बवाल हुआ। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने कहा कि ये उनका बयान गैर जरूरी था, उनको जांच में ध्यान लगाना चाहिए। बाद में एसएसपी भी पलट गए, उन्होंने कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया, मैं ये नहीं कहना चाहता। असल में एसएसपी ये कहना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन बातचीत आज इस मुद्दे पर 3 दिन के बाद क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे कई दर्शकों ने कुछ आरोप लगाए, ये विमर्श न्यूज पर आरोप लगाए और सीधे सीधे मुझ पर, माने रवि रंजन जो इस समय जिस कार्यक्रम को हम इसको कर रहे हैं, उन पर, मुझ पर ये आरोप लगाए कि मैं एक कट्टर हिंदूवादी हूं और जानबूझकर बातचीत को मैं कट्टर हिंदू की तरह उसको चला रहा था, आगे बढ़ा रहा था। उस दिन हमारे साथ इस बातचीत में जाने माने समाजसेवी और राजनीतिक विश्लेषक 1974 आंदोलन से ही सक्रिय रहे चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी हमारे साथ इस बातचीत में थे और उन्होंने कभी भी ये बात तो मुझसे नहीं कहा। लेकिन जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद से निकला हुआ एक संगठन था है, जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के एक सीनियर कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता सदस्य ने आपत्ति जताई। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि ये बात उसको मैं क्लियर करूं कि उस दिन जो बातचीत हो रही थी वो किसी कट्टर हिंदू की तरफ से नहीं हो रही थी। ये बातचीत का विषय वस्तु ये था, संदर्भ ये था कि क्या पटना के एसएसपी को ये बात कहनी चाहिए थी। जब पुलिस मुख्यालय ने ही कह दिया कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था और उनको ठीक से जांच में ध्यान लगाना चाहिए, फिर एसएसपी ने भी खुद ही कह दिया कि मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। उस दिन का बातचीत का विषय वस्तु यही था कि क्या एसएसपी को इस तरह का बयान देना चाहिए, संदर्भ यही था। प्रसंगवश बातचीत जब आगे बढ़ी, जब चर्चा होती है, तो उसमें मैंने कुछ उल्लेख किए। मैंने कहा कि आरएसएस पर अभी तक के इतिहास में 95-96 साल का हो गया आरएसएस, अभी तक के इतिहास में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगे। इसी पर हमारे एक दर्शक जिन्होंने कहा कि ये झूठ परोस रहे हैं एंकर और ये झूठी बात कर रहे हैं,
3 बार प्रतिबंध नहीं लगाया। असल में उनका एतराज था कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय आरएसएस पर यह प्रतिबंध नहीं लगा। अब जो भी एंकर है, चाहे जो भी आम आदमी जब किसी बातचीत में शामिल होते हैं तो हम, न तो मैं सरकार हूं, न मैं पुलिस हूं, न मैं प्रतिबंध लगाने वाला हूं और न हटाने वाला हूं। कहीं ना कहीं ये संदर्भ, ये विषय मैंने कहीं इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद ही इसको आपके सामने परोसा। अब प्रमाण के तौर पर मैं आपके सामने, माने उन दर्शक को भी, अगर वो हमें देख रहे हैं तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास द प्रिंट, एक जाना माना अखबार है द प्रिंट, और उसके सोशल साइट पर भी 15 अक्टूबर 2021 को 9:21 पर, सुबह में 9:21 पर यह खबर पोस्ट की गई। उसमें लिखा गया कि पिछले 96 वर्षों में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया, 1948, 1975 और 1992। 1992 जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था। 1992 में इसे बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था। तीनों बार कुछ ही समय में प्रतिबंध हटा दिया गया और आरएसएस को उस पर लगाए गए झूठे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। हर प्रतिबंध के बाद संघ ने पहले से अधिक मजबूती से वापसी की। ये द प्रिंट की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैंने इसको नहीं लिखा है, ये प्रिंट की रिपोर्ट है। और अरुण आनंद नाम के व्यक्ति ने ये रिपोर्ट लिखी थी 15 अक्टूबर 2021 को। अगर ये झूठी है तो मैं भी झूठा हूं। चलिए इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। अभय शर्मा जाने माने यूट्यूबर हैं और ललन टॉप, देश भर में इसकी चर्चा है। ललन टॉप देखा जाता है, इंडिया टुडे और आज तक से जुड़ा ये यूट्यूब है, ये चैनल है जिस पर वो अपनी बातें कहते हैं। अभय शर्मा ने 4 फरवरी 2021 को अपडेट किया 1:48 पर यह खबर लिखी और उन्होंने भी लिखा कि 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए गए। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के समय, दूसरी बार इमरजेंसी के समय और तीसरी बार प्रतिबंध लगाया गया ये बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय। ये ललन टॉप पर अभय शर्मा ने लिखा है। मैंने वहां से भी इसको पढ़ा था, चेक किया था, दरियाफ्त किया था। ये द प्रिंट की है, ये अभय शर्मा की रिपोर्ट है जो ललन टॉप पर है। और फिर आज तक के वेबसाइट पर जाइए, अगर आपको ये बात, कबूल अहमद नई दिल्ली से ये खबर छपी 7 जून 2018 को, 3 साल पहले, आज 4 साल पहले। कबूल अहमद नई दिल्ली से, कबूल अहमद लिखते हैं कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के समय, फिर दूसरी बार 1975 में जब आपातकाल लगाया गया और तीसरी बार जब ये बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ तब। ये 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। तो जो आरोप मुझ पर लगाया गया कि मैं झूठ परोस रहा हूं और कहीं से मैंने ये झूठी बातें कही है, वो इन 3-4 ये द प्रिंट, द पत्रिका, द आज तक और ललन टॉप पत्रिका की भी मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये वो रिपोर्ट भी है। पत्रिका में ये छपी 7 जून 18 को। ये पत्रिका में ये छपी 7 जून 18 को कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए। पहली बार प्रतिबंध 1949 में 11 जुलाई 1949 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब। दूसरी बार प्रतिबंध लगा आपातकाल की घोषणा के समय और तीसरी बार बाबरी मस्जिद ध्वंस। हालांकि तीसरी बार ये प्रतिबंध मात्र 6 महीना ही रहा। तो ये बात का अगर मैंने ये संदर्भ बताया, मैंने ये प्रसंग बताया और अपने सोर्सेज बताए जहां से मैंने इन चीजों को ले, क्योंकि 1949 में तो मैं था ही नहीं और बहुत सारे दर्शक नहीं होंगे 1949 में,
सरदार पटेल ने एक तल्ख टिप्पणी, एक हार्ड लेटर जो लिखा था आरएसएस पर, ये आरोप लगाते हुए कि आपके कारण देश का माहौल बिगड़ा और आप अपने आप को सुधारिए। कुछ प्रतिबंध लगाते हुए, मैंने कुछ शर्तों के साथ सरदार पटेल ने ही गृह मंत्री रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र का जवाब देते हुए, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनसे आग्रह किया कि आप इसे हटाइए, और कुछ शर्तों के बाद ये प्रतिबंध हटाया गया। ये कब हटाया गया मैं आपको ये बताऊं। 11 जुलाई 1949, 11 जुलाई 1949 ये प्रतिबंध आरएसएस पर से हटाया गया। मैं दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि मेरे ऊपर एक और झूठ का आरोप लगाया गया कि सरदार साहब ने यह प्रतिबंध नहीं हटाया, सरदार पटेल ने यह प्रतिबंध नहीं हटाया, उनके मृत्यु के बाद यह प्रतिबंध हटा। मैं आपको तारीख बताता हूं, आप उसको चेक कीजिए जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, कि 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर से 18 महीने के बाद बापू की हत्या का जो आरोप था उसको खत्म करते हुए प्रतिबंध हटाया गया। ये कहा गया कि ये हिंदू महासभा ने वो लोग, उनकी संलिप्तता थी, आरएसएस की संलिप्तता नहीं थी। दूसरी बात कि सरदार पटेल की मृत्यु जो हुई वो 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। आप चेक करिए, आपके पास बहुत सारे हैं, आप लाइब्रेरी में देखिए, अखबारों में देखिए, सोशल मीडिया पर आप चेक करिए और देखिए कि क्या देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को नहीं हुई थी। तो अगर गृह मंत्री रहते हुए 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई और प्रतिबंध हटाया गया 11 जुलाई 1949 को, तो मैं जो कह रहा था कि सरदार पटेल के पत्र के बाद, उनकी चिट्ठी के बाद ये प्रतिबंध कुछ शर्तों के बाद, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी आरएसएस पर, और उन शर्तों को मान लेने के बाद सरदार साहब ने ही प्रतिबंध हटाया। ये 11 जुलाई 1949 को हटाया। उनकी मौत हुई थी, उनकी मृत्यु, उनका देहावसान जो हुआ था वो 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। ये दो बातें हो गई। चलिए, आप कह रहे थे कि राम बहादुर राय विद्यार्थी परिषद के बिहार के अध्यक्ष, वो कह रहे थे कि ये गलत बात है, एंकर साहब झूठ परोस रहे हैं। उनका ये कहना था राम बहादुर राय और गोविंदाचार्य जेपी से मिले थे, तब जेपी ने संघ को, ये मैंने उनको ये बताया था कि मैंने सुशील मोदी का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें सुशील मोदी ये बातें कह रहे थे। मैंने अपने सोर्सेस बताए हैं, मैंने कहां से ये संदर्भ लिया, कहां से ये चीजें ली और कैसे मैं कह रहा हूं। बात ये थी कि संघ को 74 के आंदोलन में शामिल करने के लिए जयप्रकाश नारायण कैसे तैयार हुए। मैंने ये कहा था कि 3 लोग, गोविंदाचार्य, राम बहादुर राय और नानाजी देशमुख, ये 3 लोग जेपी से मिलते जुलते थे, वो लगातार उस आंदोलन के समय मिलते जुलते थे और उन्होंने संघ को समझने में जेपी की मदद की। ये नानाजी देशमुख, राम बहादुर राय और गोविंदाचार्य, ये 3 लोग थे। अब उन्हीं के कहने पर जेपी ने ये दे दिया उनको अनुमति। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि संघ को समझने में इन 3 लोगों ने मदद की। राम बहादुर राय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष नहीं थे। मैं आपको ये कह रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम बहादुर राय 1974 में बीएचयू में जब थे, वो राष्ट्रीय सचिव थे विद्यार्थी परिषद के, और उनको उस समय बिहार में विद्यार्थी परिषद को मजबूत करने, संगठन को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। हाँ, मैंने ये कहा था कि वो समय अध्यक्ष थे, मुझे अध्यक्ष नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बिहार के वो प्रभारी जरूर थे। मैंने ये कहा था कि वो बिहार के अध्यक्ष थे। ये शब्दों के उसमें मेरी जरूर भूल हुई। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि राम बहादुर राय नहीं थे, राम बहादुर राय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव थे और बिहार में राम बहादुर राय को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि बिहार के विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ाएं। ये बिहार प्रभारी थे।
तो राम बहादुर राय वाली बात जो आप जिस पर नाराज हैं, मैं वो क्लियर करना चाह रहा था ये बात। तीसरी बात, आपने ये कहा कि दानिश रिजवान के बयान को भी वायस्ड तरीके से कोट किया। एंकर की मानसिकता बिल्कुल हिंदू राष्ट्रवाद की लगती है। दानिश ने कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना और संगठन बनाना सही है, तो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करना और संगठन बनाना गलत कैसे हो सकता है। ये ठीक बात है, दानिश रिजवान ने यही बात कही, और इसमें कोई हिंदू और मुसलमान करके अगर आप देख रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि फुलवारी शरीफ थाना के थानाध्यक्ष ने कहा है कि ये एक आतंकी संगठन है, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था, और थानाध्यक्ष को बार बार ये पत्र लिखकर, एसएमएस लिखकर कहा जा रहा था कि आप भी हमें इसमें शामिल करिए। आप हमें बताएं, जो दर्शक इससे नाराज हैं बताएं कि क्या इस देश को तोड़ने की साजिश आरएसएस करता है? क्या इस देश के खिलाफ आरएसएस का कोई कार्यक्रम है, चलता है? अगर आपके पास इसके सबूत हैं तो आपको रखना चाहिए, इस बातचीत में शामिल होना चाहिए, और खुले तौर पर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। मेरा बयान ये था कि दानिश रिजवान जो एनडीए के एक बहुत ही छोटे घड़े के प्रवक्ता हैं, और उन्हीं पार्टी माने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप जानते हैं उनका नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दूसरे ही दिन कह दिया कि आरएसएस पर एसएसपी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आरएसएस के लिए ऐसे कोई सबूत नहीं है, हम नहीं कहना चाहते। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं, तो उनकी प्रवक्ता कौन होते हैं जो उनकी पार्टी का बयान इस तरह से पेश करे और आप उस बयान की तरफ खड़े हो जाते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि हिंदूवादी होना, हिंदू होना, हाँ मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं, और हर किसी को अपने धर्म को मानने की छूट है। हर कोई किसी न किसी धर्म को जरूर मानता है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी देश बिना धर्म का, कोई देश आज तक तो मुझे दिखाई नहीं दिया कि ऐसा कोई देश है जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसके निवासियों का कोई धर्म नहीं है। कोई ना कोई धर्म है, और सेकुलर होने का मतलब नास्तिक होना तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सेकुलर होने का मतलब सर्वधर्म समभाव की बात है। अपने देश के संविधान में यही है, सर्वधर्म समभाव। तो अगर हिंदू होना ये कोई गलत है, तब तो कोई बात नहीं। फिर तो ये बताना चाहिए कि किसको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो हिंदू हूं, मैं अपना धर्म मानता हूं, लेकिन मेरे हृदय में सभी धर्मों के प्रति समभाव है। और आप या जो भी दर्शक ये नहीं मानते कि धर्म कोई चीज है, तो इस देश के सभी पुस्तकालयों में उसके वांग्मय को आप देखेंगे, अध्यात्म और धर्म और अध्यात्म, धर्म और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान पर इतना कुछ लिखा गया है, इतनी सारी किताबें हैं, इतना कुछ पढ़ा गया है और रिसर्च हुआ है कि पुस्तकालयों के पुस्तकालय इस पर भरे पड़े। आप इसको झुठला नहीं सकते कि धर्म और अध्यात्म पर बातचीत होती है, विज्ञान और अध्यात्म पर बातचीत होती है, और उस पर बहुत सारी किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, उस पर लिखा गया है, उस रिसर्च पेपर्स है, उसको पढ़ना चाहिए। समभाव, हजरत साहब का जो क्षमा करें, ये अजमेर शरीफ में जो दरगाह है, वहां आप गए कि नहीं गए, या हमारे कोई दर्शक गए? मैं वहां 3 बार गया हूं अपने जीवन में, और पटना हाईकोर्ट के मजार पर तो मैं सैकड़ों बार गया हूं। और अपने गांव में मेरे ही घर से ताजिया का जुलूस निकलता, वो उसकी तैयारी मेरे घर पर होती थी, मेरे ग्रैंडफादर उसको करते थे। और हमने ऐसे गांव में सैकड़ों तस्वीरें देखी हैं कि मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते हुए लोगों के सामने गांव की औरतें अपने बच्चों को ले जाती हैं, रख देती हैं कि इसको झाड़ फूंक दीजिए, आप धर्म का काम करके आ रहे हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद ये ठीक हो जाए। ये इस देश का मिजाज है, इस देश का ये मिजाज है। ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग इसको समझे या ना समझे,
महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये आरोप जो लगा रहे हैं कि मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी की तरह बोल रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि रिजवान ने ये बयान दिया, दानिश रिजवान ने बयान दिया, और उस पर उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कह दिया। उन्होंने कहा ये गलत है, आरएसएस पर यह आरोप लगाना गलत है। तो मैं क्या गलत करूं? दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि एक एंकर जो एक कार्यक्रम को चला रहे होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी संदर्भों को वहां पर ले आए और उस पर बातचीत कराएं। अगर एक ही तरह की बातचीत की जाए, एंकर भी और जो गेस्ट हैं वो भी यही बैठकर बोलते रहे कि आरएसएस सांप्रदायिक है, इसको बंद करो, हटाओ, भगाओ, तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। दो लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बकवास में क्यों हटाओ? क्या किया आरएसएस ने? कब प्रतिबंध लगे उस पर, और उस पर और क्या आरोप है? ये काम एंकर का होता है, वो बीच बीच में बात को छेड़ते हैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। मैं वही काम कर रहा था। मैं कुछ ऐसे तथ्य रख रहा था जिससे जयप्रकाश नारायण आंदोलन के जाने माने सिपाही कार्यकर्ता चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी, जो हमारे साथ इस बातचीत में थे, मैं उनको सोच रहा था, मैं उनको छेड़ने की कोशिश कर रहा था कि इन विषयों पर भी वो बोले, उस पर भी वो अपनी बात रखें। एंकर का यही काम होता है। तो आपका ये आरोप कि एक हिंदू राष्ट्रवादी की तरह एंकर बोल रहे थे, ये आपका ये कहना गलत है। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारी पूरी बातचीत को आपने सुनी है, आप सुने हैं, आप हमारे इस बातचीत में इंटरेस्ट लेते हैं और सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपने 3-4 आरोप लगाए थे, मैंने कोशिश की आज के इस बातचीत में कि उसको मैं साफ करूं। और जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध नहीं लगाए गए, मैंने द पत्रिका, द प्रिंट, आज तक, लल्लन टॉप, ये सबका वो संदर्भ और ये पेपर दिखाते हुए मैंने कहा कि 3 बार प्रतिबंध लगाए गए थे। मैंने ये भी कहा कि सरदार पटेल ने ही ये प्रतिबंध हटाया था, उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी, प्रतिबंध 1949 में हटाया गया था। और दानिश रिजवान का बयान कि सबको, मैंने इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करने वाले संगठन बने तो कोई बात नहीं है, वो जरूर होना चाहिए। मैं उस बयान का खंडन कर रहा था, मैं कह रहा था कि यह बयान ठीक नहीं है, और ये बात साबित हो गई कि वहां के थानाध्यक्ष ने ही कहा कि ये एक आतंकी संगठन है जो इस तरह का काम में लगा हुआ था। तो बातचीत आज का ये केवल यही क्लियर करने के लिए कि मैं ये आप जो दर्शक जो ये आरोप लगाते हैं कि एक हिंदू राष्ट्रवादी की तरह मैं अपनी बात कर रहा था, वो बात नहीं है। मैं अपना काम कर रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था, और जो चीजें मुझे जहां से मिली उन सबको, सोर्स तो कोई पत्रकार नहीं बताता, लेकिन मैंने आपको अपने सोर्स बताए। इसके अलावा भी और है, मैंने चार ही दिया आपको, इसके अलावा ऐसे 20 हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप सर्च करिए, आप जाइए लाइब्रेरी में, आप अखबारों को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगे थे। आरएसएस पर प्रतिबंध पहली बार सरदार पटेल ने ही हटाया था। सरदार पटेल ने एक चिट्ठी, बहुत बड़ी चिट्ठी आरएसएस को लिखी थी और कहा था कि आप अपने हाव भाव, विचारों, संविधान में बदलाव करिए, कुछ शर्तें हैं वो सब करिए। और वो सब करने के बाद ये जब उस समय के आरएसएस प्रमुख ने चिट्ठी लिखकर और माफी मांगी, और उसके बाद सरदार पटेल ने वो प्रतिबंध हटाया था। उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी, 1949 में यह प्रतिबंध हटा था। ये सारे चीज लिखित में है और जहां भी आप खोजेंगे वहां मिलेगा। तो ये झूठ परोसने का जो आरोप है वो गलत है, ये मेरी बात है। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और अपना कमेंट लिखते हैं, आपने गंभीरता से
देखा और सुना और समझा और अपनी बात कही, हम उसका स्वागत करते हैं। आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। कल खास किसी विषय पर, किसी दूसरे विषय पर बातचीत करने के लिए हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।